शिक्षा कोचिंग क्लासेस में आप लोगों का एक बार फिर से हार्दिक स्वागत है। आज हम डीएलएड 2017 एंट्रेंस एग्जाम में जो जीएस का 50 मार्क्स का पेपर हुआ था वो करेंगे। यह पेपर यूके ट्रिपल एससी, यूके पीएससी या अन्य आप किसी भी एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं जिसमें कि जीएस आता है उसके लिए इम्पोर्टेंट है। इसी से हमें यह पता चलता है कि हमारी तैयारी कितनी है। तो चलिए शुरू करते हैं। पहला सवाल था पिछली बार, ज्योतिबा फूले ने निम्नलिखित में से किसकी स्थापना की थी? नंबर 1 है सत्यशोधक समाज, बी है दलित वर्ग समाज, सी है बहुजन समाज या डी है निम्न में से कोई नहीं। तो इसका सही आंसर है सत्यशोधक समाज। अगला क्वेश्चन है आपका, 1905 में लॉर्ड कर्जन द्वारा बंगाल का विभाजन कब तक अस्तित्व में रहा था? प्रथम विश्व युद्ध तक, भारत के 1947 में हुए विभाजन तक, सम्राट जॉर्ज पंचम के 1911 के शाही दरबार तक या डी महात्मा गांधी के सविनय अवज्ञा आंदोलन के प्रारंभ तक। तो देखिए, जो 1905 में लॉर्ड कर्जन ने बंगाल का विभाजन किया था उसमें उसने क्या किया था, अक्टूबर 1905 में इसको दो भागों में बांट दिया था। एक था यहाँ पूर्वी बंगाल और इस तरफ था आपका पश्चिम बंगाल। तो यह कब तक बना रहा था? तो यह बना रहा था 1911 में। इसका सही आंसर है 1911 में। 1911 में क्या हुआ था, दिल्ली दरबार का आयोजन किया था जिसमें ब्रिटेन के सम्राट जॉर्ज पंचम भारत आए थे। इस समय दो चीजें हुई थी, एक तो बंगाल का विभाजन रद्द किया गया था, नंबर दो जो भारत की राजधानी थी कोलकाता, उस कोलकाता को उन्होंने कहाँ स्थानांतरित किया था? दिल्ली। तो भारत की राजधानी जो दिल्ली बनी वो 1911 के दिल्ली दरबार के आयोजन पे बनी थी। अगला क्वेश्चन है आपका, बाबर और उसके युद्ध दिए हैं, आपको ये बताने हैं कि ये युद्ध कब कब हुए। तो देखिए, पानीपत का जो प्रथम युद्ध था वो 1526 में हुआ था और किसके बीच हुआ था? आपके हुआ था ये इब्राहिम लोदी का। तो ए का तो है 4, तो 4 यहाँ पे ए में भी दे रखा है, बी में भी दे रखा है, ठीक है। बी खानवा का युद्ध 1527 में हुआ था, ये हुआ था राणा सांगा के बीच और इसी में बाबर ने क्या दिया था, अब जो जिहाद का नारा भी दिया था। तो बी का 3। सी चंदेरी का युद्ध 1528 में हुआ था और मेदिनी राय के बीच हुआ था, इसलिए सही आंसर क्या है? ए। और जो घाघरा का युद्ध है वो 1529 में हुआ था और ये हुआ था महमूद लोदी के बीच। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है फोर्थ, केंद्र एवं राज्यों के बीच मध्य होने वाले विवादों का निर्णय करने की सर्वोच्च न्यायालय की शक्ति किसके अधीन आती है? परामर्शी क्षेत्राधिकार, मूल अधिकारिकता, अपीलीय अधिकारिकता या रिट अधिकारिकता। तो इसका सही आंसर क्या है? बी। और जो मूल अधिकारिकता है वो है आर्टिकल 131 में, जबकि परामर्श अधिकारिकता 143 में है। इसके बीच होता क्या है, जैसे कि केंद्र और राज्य के बीच कोई विवाद हो गया किसी चीज को लेकर, जैसे कि टिहरी में क्या है, टिहरी झील पर टिहरी जो बांध है उसको लेकर अगर केंद्र और राज्य के बीच ये विवाद हो जाता है कि हम क्या है ज़्यादा बिजली का यूज़ करेंगे, अगर राज्य सरकार ने बोल दिया कि नहीं नहीं हमें 12% रॉयल्टी के रूप में दो, आप हमें क्या दो 50% रॉयल्टी के रूप में दो बिजली, तो ऐसे में अगर ये विवाद हो जाता है तो इसका निपटारा कौन करेगा? इसका निपटारा जो करेगा सुप्रीम कोर्ट करेगा। अगला क्वेश्चन है हमारे पास, तख्ते ताउस मयूर सिंहासन पर बैठने वाला अंतिम बादशाह कौन था? बहादुर शाह ए, जहांदार शाह, शाह आलम फर्स्ट या मोहम्मद शाह रंगीला। तो इसका सही आंसर है मोहम्मद शाह रंगीला। देखिए, जो तख्ते ताउस था वो बनाया था शाहजहां ने और ये कहाँ रखा था उसने? आगरा में रखा था। लेकिन 1739 में नादिर शाह का भारत में आक्रमण होता है, जब भारत में इसका आक्रमण हुआ तो नादिर शाह इसे अपने साथ क्या है ले जा देता है और उसमें भारत का शासक होता है मोहम्मद शाह। उसके बाद ये तख्ते ताउस भारत में कहीं दिखाई नहीं देता है। अगला क्वेश्चन है सिक्स क्वेश्चन क्या है हमारा, कि आपको दे रखे हैं स्थल और सूची सेकंड में दे रखा है नदियाँ, कि ये जो स्थल थे किन नदियों के किनारे थे? मोहनजोदड़ो, कालीबंगा या लोथल या हड़प्पा। तो देखिए, लोथल जो है ये है गुजरात में और ये है आपकी भोगवा नदी किनारे। तो सी का तो होगा 3, 3 यहाँ भी दे रखा है, यहाँ भी दे रखा है, ठीक है। कालीबंगा था राजस्थान में और राजस्थान में कौन सी नदी थी? उसमें घग्गर नदी थी। तो ए का तो है 4, नहीं बी का तो है 4,
तो यानी कि बी का क्या हो गया, 4 हो गया। अब मोहनजोदड़ो है आपके कहाँ, पाकिस्तान में, और ये है सिंधु नदी के किनारे। इसी प्रकार से हड़प्पा भी है आपके कहाँ, पाकिस्तान में, और ये है रावी नदी के तट पर। तो इसका इसका सही आंसर क्या होगा, डी होगा। अगला क्वेश्चन है 7th क्वेश्चन, कि फिर से युद्ध दे रखे हैं, नहीं सन दे रखे हैं, और सूची सेकंड में कुछ तथ्य दिए हमें, तो हमें ये मिलाने हैं। 1556, 1600, 1686, 1739 में। तो देखिए सबको ये तो याद ही होगा कि 1600 ईस्वी में क्या हुआ था। 1600 ईस्वी में क्या हुआ था, जो ईस्ट इंडिया कंपनी थी वो क्या आई थी, भारत आई थी। तो बी का तो है 4, तो यानी कि पहला ही ऑप्शन हमारा सही हो गया, 1500 ये वाला। तो देखिए ए 1556 में क्या हुआ था, 1556 में हुआ था अकबर का राज्यारोहण। 1600 ईस्वी में क्या हुआ था, ईस्ट इंडिया कंपनी को भारत आई थी और उसने भारत में क्या था, किया था, व्यापार प्रारंभ किया था। सी 1686 में क्या हुआ था, 1686 में हो गया शिवाजी का देहांत। और डी 1739 में, अभी बताया था आपको मैंने ऊपर कि 1739 में नादिर शाह ने भारत पर आक्रमण किया था, जिसमें तख्ते ताउस को अपने साथ ले गया था, जो शाहजहां ने बनाया था। हल्दी घाटी का युद्ध कब हुआ था, हल्दी घाटी का युद्ध हुआ था 1576 में, जो महाराणा प्रताप और अकबर के बीच हुआ था। अगला क्वेश्चन है नवनिश्चयवाद। नवनिश्चयवाद अथवा रुको और जाओ निश्चयवाद संकल्पना के प्रतिपादक कौन थे, एलन सीट सैंपल, या ग्रिफिथ टेलर, या रेड जेल, या पॉल विडाल डी ब्लास। तो इसका जो सही आंसर है वो है बी, यानी कि ग्रिफिथ टेलर। नवनिश्चयवाद, रुको और जाओ, निश्चयवाद। ये जो क्वेश्चन है एनवायरनमेंट से संबंधित है और ये पर्यावरण से संबंधित है, कि हमें किस प्रकार से जो हमारे प्राकृतिक संसाधन है उनका यूज करना चाहिए। अगला सवाल है हमारा, निम्नलिखित में कौन सा एक विरल जनसंख्या वाला क्षेत्र नहीं है। देखिए ए है भूमध्य रेखिया, बी है दक्षिण पूर्वी एशिया, सी है ध्रुवीय प्रदेश, और डी है अटाकामा। तो विरल का मतलब क्या है कि जहाँ कोई नहीं रहता हो, और सघन का मतलब क्या है, जहाँ ज़्यादा जनसंख्या रहती हो। तो देखो अटाकामा जो डेजर्ट है, अटाकामा जो स्थान है, ये है आपके साउथ अमेरिका में और चिली में ये। और अटाकामा क्या है, विश्व का सबसे सूक्ष्म स्थल है, यानी कि ड्राई एरिया सबसे ज़्यादा कहाँ है, यहाँ है अटाकामा में। तो ये तो क्या है, विरल जनसंख्या वाला है। ध्रुवीय प्रदेश भी क्या है, विरल जनसंख्या में है। लेकिन जो भूमध्य रेखा है और दक्षिण पूर्व एशिया, यहाँ तो क्या है, बहुत मात्रा में क्या सघन जनसंख्या रहती है। तो अब हमें इन दोनों में से एक ऑप्शन चूज करना है। तो इन दोनों दक्षिण पूर्व एशिया में तो बहुत ज़्यादा जनसंख्या रहती है, इंडोनेशिया, थाईलैंड, ये सारे काम बसे साउथ ईस्ट एशिया में बसे हैं। तो इसका सही आंसर क्या होगा, भूमध्य रेखा होगा, जहाँ क्या होती है, दक्षिण पूर्व एशिया से क्या है, कम जनसंख्या। अगला क्वेश्चन है 10th क्वेश्चन क्या है हमारा, कि निम्नलिखित कृषि के प्रकारों में से कौन सा प्रकार कर्तन दहन कृषि का प्रकार है। ए विस्तृत जीवन निर्वाह कृषि, या बी मिश्रित कृषि, या सी विस्तृत वाणिज्य अनाज कृषि, या आदिकालीन निर्वाह कृषि। तो देखिए जो कर्तन दहन एग्रीकल्चर होता है वो क्या किया जाता है, भारत में जनजातीय क्षेत्रों द्वारा किया जाता है। और ये केवल किसके द्वारा किया जाता है, जीवन निर्वाह हेतु किया जाता है। जीवन निर्वाह का मतलब है कि इतना अनाज उगाना जो केवल जीवन निर्वाह के लिए क्या हो, उपयुक्त हो, जैसे गेहूँ चावल। यानी कि यहाँ पे क्या है, वाणिज्यिक कृषि नहीं होती। वाणिज्यिक कृषि मतलब जो एग्रीकल्चर हम क्या करते हैं, बेचने के लिए करते हैं, जैसे कपास हो गया, धान हो गया, ये सारी चीजें। अगला सवाल है हमारा, बिग इंच पाइपलाइन के द्वारा प्रवहित किया जाता है, क्या प्रवहित किया जाता है, पेट्रोलियम, दूध, जल, या तरल पेट्रोलियम गैस एलपीजी। तो देखिए जो बिग इंच पाइपलाइन होती है, ये पाइपलाइन होती है, तो इसके द्वारा क्या है, हम जितने पेट्रोलियम पदार्थ हैं उनको हम क्या करते हैं, प्रवाहित करते हैं। तो इसका सही आंसर क्या होना है, ए। एलपीजी की फुल फॉर्म क्या होती है, लिक्विफाइड पेट्रोलियम गैस। और इसमें क्या होता है, प्रोपेन और ब्यूटेन का मिश्रण होता है, प्रोपेन प्लस ब्यूटेन का मिश्रण होता है। अगला क्वेश्चन है हमारा 12th, निम्नलिखित में कौन सा एक समूह भारत में विशालतम भाषीय समूह है, ऑस्ट्रिक, चीनी तिब्बती, द्रविड़, या भारतीय आर्य। तो इसका सही आंसर क्या है, भारतीय आर्य क्या है, सबसे ज्यादा क्या है, विशालतम भारतीय समूह भारत में कौन सा है, भारतीय आर्य है। अगला क्वेश्चन है 13, निम्नलिखित में
से किस नगरीय समूह में प्रवासी जनसंख्या का अंश सर्वाधिक है? बंगलुरु, मुंबई, दिल्ली या चेन्नई? प्रवासी मतलब जो दूसरे राज्यों से आए हैं किसी और राज्य में, तो सबसे ज्यादा किस राज्य में आए हैं दूसरे राज्यों से? तो ये आए हैं आपके मुंबई में, तो इसका सही आंसर है बी, मुंबई। अगला क्वेश्चन है 14। भारत की जनगणना के अनुसार निम्नलिखित में से कौन सी विशेषता नगर की परिभाषा का अंग नहीं है, जो नगर की परिभाषा के अंतर्गत नहीं आते? जनसंख्या घनत्व 5000 व्यक्ति प्रति वर्ग किलोमीटर होता है। नगर पालिका नगर निगम का होना जरूरी है। 75% से अधिक जनसंख्या का गैर कृषि कार्यों में संलग्न होना। या डी, जनसंख्या का आकार 5000 व्यक्तियों से अधिक होना है। तो देखिए नगर पालिका और नगर निगम भी वहाँ होती है। 75% से अधिक जो जनसंख्या वो गैर कृषि कार्यों मतलब इंडस्ट्री और सर्विस सेक्टर से जुड़ी होगी, एग्रीकल्चर में नहीं होगी। अगर एग्रीकल्चर में होती है तब तो वो गाँव जाता है, ठीक है। नगर पालिका नगर निगम भी कहाँ होती है? नगरों में होती है। गाँव में तो क्या होती है? ग्राम पंचायत होती है। और जनसंख्या आकार भी क्या होता है? 5000 व्यक्तियों से अधिक होता है। लेकिन जो जनसंख्या घनत्व है वो कम से कम 400 वर्ग प्रति किलोमीटर होना चाहिए। इसने यहाँ पे फिक्स दे रखा है कि जनसंख्या घनत्व 400 व्यक्ति प्रति वर्ग किलोमीटर होगा, जबकि वहाँ लिखा होता है नगर की परिभाषा में कि कम से कम होना चाहिए। यानी सही आंसर क्या होगा? ए, कि ये क्या है? इसका अंग नहीं है। घनत्व तो ज्यादा भी हो सकता है लेकिन कम से कम 400 वर्ग किलोमीटर होता है। अगला क्वेश्चन है हमारा 15 क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से सही सम्मिलित कीजिए। गरबा गुजरात, मोहिनी अट्टम उड़ीसा या चिगान कर्नाटक? देखिए गरबा तो कहाँ का है? गुजरात का ही है। मोहिनी अट्टम कहाँ का है? मोहिनी अट्टम है आपका केरल का। जबकि भरतनाट्यम कहाँ का है? आपका तमिलनाडु का। और ये चिगान कहाँ का है? ये चिगान कर्नाटक का ही है। तो इसका मतलब 3 और 1 सही है। तो 1 और 3 किस में दे रखे हैं? आपके सी में। तो यानी क्या है? सी हमारा सही है। यक्षगान कर्नाटक का ही है। अगला सवाल है 16। भारतीय संविधान की किस अनुसूची में दल बदल विरोध विषयक उपबंध है? दूसरी, पांचवी, नवीं या 10वीं? तो देखिए तो दल बदल है वो किसमें? 10वीं में है। भारतीय संविधान में कुल कितनी अनुसूचियां? 12 अनुसूचियां हैं। मूल संविधान में कितनी थी? 9 थी। 10वीं अनुसूची कब भारतीय संविधान में डाली गई? तो यह है आपका दल बदल अधिनियम में आपका 52वां संविधान संशोधन 1985 में इसे संविधान की 10वीं अनुसूची में जोड़ा गया, दल बदल अधिनियम को। 17 क्वेश्चन आपका कि किस संविधान संशोधन के द्वारा भारतीय नागरिकों के मूल कर्तव्यों में 11वां मौलिक कर्तव्य जोड़ा गया? ए 86 संविधान संशोधन 2002 या 87 2003, 88 2003 या 91 2003? तो देखिए भारतीय संविधान में 86वां संविधान संशोधन 2002 हुआ था, जिसके द्वारा जो है मौलिक कर्तव्य 11वां जोड़ा गया। और इसमें क्या है? इसमें ये है कि जो 6 से 14 वर्ष तक की आयु के बच्चे हैं उनको क्या है? शिक्षा के अवसर उपलब्ध कराने चाहिए माता पिता को। अगला क्वेश्चन हम देखेंगे आपका 18। केंद्रीय जो मंत्रिपरिषद होती है, अविश्वास प्रस्ताव पुनर्स्थापित किया जाता है। मंत्रिपरिषद के प्रति जो अविश्वास जो प्रस्ताव होता है वो कहाँ स्थापित किया जाता है? लोकसभा में, राज्यसभा में? लोकसभा एवं राज्यसभा दोनों में। तो देखिए जो अविश्वास प्रस्ताव है ये लाता है विपक्ष का नेता है, तो ये कहाँ? केवल और केवल लोकसभा में ही प्रस्तुत किया जा सकता है। और जो मंत्रिपरिषद होती है वो सामूहिक रूप से लोकसभा के प्रति ही उत्तरदायी होती है। अगला क्वेश्चन है स्वतंत्रता आंदोलन के इतिहास में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का जो लाहौर अधिवेशन हुआ था 1929 का, वो क्यों, उसका क्यों महत्व है? ए है कांग्रेस के उद्देश्य के तौर पर सुशासन प्राप्ति की घोषणा की गई। बी है कांग्रेस के लक्ष्य के तौर पर पूर्ण स्वराज प्राप्ति को स्वीकृत किया गया। या सी असहयोग आंदोलन का प्रारंभ हुआ। या डी लंदन में गोलमेज सम्मेलन में भागीदारी करने का निर्णय लिया गया। तो इसका सही आंसर क्या होगा? इसका सही आंसर है बी। देखिए जो कांग्रेस का 1929 का लाहौर अधिवेशन हुआ था ये हुआ था आपके रावी नदी के तट पर। इसकी अध्यक्षता की थी आपके पंडित जवाहरलाल नेहरू ने। तो हुआ क्या था इसमें कि 26 जनवरी को जो रावी नदी है उसके तट पर स्वतंत्रता का झंडा फहराया गया और यह निर्णय लिया गया कि अब कांग्रेस का
अब कांग्रेस का जो लक्ष्य होगा वो पूर्ण स्वतंत्रता होगा, और हम जब भी आज़ाद होंगे हम क्या करेंगे, 26 जनवरी को क्या मनाएंगे, अपना स्वतंत्रता दिवस मनाएंगे। इसी कारण क्या था कि भारत जब 15 अगस्त को जब आज़ाद हुआ था, तो उसके बाद निर्णय तो ये लिया गया था कि 26 जनवरी को आज़ादी मनाएंगे, यानी कि क्या मनाएंगे, स्वतंत्रता दिवस मनाएंगे। तो इसलिए मना नहीं पाए थे, तो इसलिए इस कारण क्या होता है कि 26 जनवरी को हम क्या मनाए जाते हैं, गणतंत्र दिवस मनाते हैं। यानी कि वो डेट फिर बाद में फिक्स की गई कि जो हमारे स्वतंत्रता आंदोलनकारी थे, इनकी जो इच्छाएं थी उसमें इन्होंने जो निर्णय लिया था उसको क्या करते हैं हम 26 जनवरी के दिन कर देते हैं। अगला क्वेश्चन है, ऑलिव रिडले प्रजाति के जो कछुए होते हैं उसके लिए पसंदीदा जो स्थान है वो है भीतरकनिका। तो भीतरकनिका सेंचुरी है कहाँ, उड़ीसा में, कर्नाटक में, गोवा में, तमिलनाडु में। तो ये है आपका उड़ीसा में। तो सही आंसर क्या होगा, ए, यानी कि भीतरकनिका जो है वो कहाँ है, उड़ीसा में है। अगला क्वेश्चन है कि पद्म श्री जो अनिल जोशी हैं उनका संबंध किससे है, तो उनका संबंध किससे है, पर्यावरण संरक्षण से। अगला क्वेश्चन, भारत के सर्वोच्च न्यायालय में न्यायाधीशों की संख्या में वृद्धि करने की शक्ति किसमें है, भारत के राष्ट्रपति, संसद, भारत के मुख्य न्यायाधीश या विधि आयोग। तो किसके पास है, संसद के पास है। और इस समय जो कुल न्यायाधीश हैं सर्वोच्च न्यायालय में वो कितने हैं, 30+1 यानी कि 31 हैं। एक मुख्य न्यायाधीश होगा, 30 अन्य न्यायाधीश होंगे। अगला क्वेश्चन है, गदर पार्टी, गदर क्या था, भारत का क्रांतिकारी संघ जिसका मुख्यालय सैन फ्रांसिस्को में था, सिंगापुर से संचालित राष्ट्रवादी संगठन था, उग्रवादी संगठन जिसका मुख्यालय बर्लिन में था, या डी, भारतीय स्वतंत्रता हेतु कम्युनिस्ट आंदोलन जिसका मुख्यालय ताशकंद में था। तो इसका सही आंसर होगा ए, गदर पार्टी की स्थापना हुई थी 1913 में सैन फ्रांसिस्को अमेरिका में। इसके जो पहले अध्यक्ष थे वो थे सोहनसिंह भाकना। इसके जो पहले महासचिव थे वो थे लाला हरदयाल। अगला क्वेश्चन आएगा आपका 24, और जो 24 क्वेश्चन है वो आपका ये दे रखा है, विटामिन दे रखे हैं और इसकी कमी से होने वाले रोग। तो विटामिन सी की कमी से क्या होता है, स्कर्वी रोग, बिल्कुल सही है। डी की कमी से क्या होता है, रिकेट्स होता है। और ई की कमी से राती अंधता नहीं होती है, गलत है। तो केवल क्या होगा, केवल 1 और 2। तो इसका सही आंसर होगा ए। अगला क्वेश्चन है 25, गुप्त वंशावली को लगाइए। तो आपको इनका क्रम लगाना है बढ़ते हुए क्रम में। तो गुप्त वंश के संस्थापक कौन थे, श्रीगुप्त थे। तो सबसे पहले आएंगे श्रीगुप्त। श्रीगुप्त तो इसने दे रखी रखा है। उसके बाद जो शासक बने थे वो बने थे आपके चंद्रगुप्त फर्स्ट, तो वो भी दे नहीं रखा है। फिर बने थे आपके समुद्रगुप्त, यानी पहले आएगा आपका सेकंड। फिर बने थे आपके चंद्रगुप्त सेकंड, तो फिर आएगा 1। फिर बने थे आपका स्कंदगुप्त, तो फिर आएगा 4। और फिर आएगा आपका कुमारगुप्त, फिर आएगा 3। तो 2 1 4 3, 2 1 4 3 यानी कि डी। तो सही आंसर क्या होगा, डी। अगला क्वेश्चन आपका, कन्याकुमारी का रॉक मेमोरियल, कन्याकुमारी का रॉक मेमोरियल किसके लिए प्रसिद्ध है। तो जो कन्याकुमारी का रॉक मेमोरियल है वो स्वामी विवेकानंद के लिए समर्पित है। तो इसका सही आंसर क्या होगा, बी, यानी कि स्वामी विवेकानंद। अगला क्वेश्चन करंट अफेयर्स है, इसको आपको करना नहीं है। 28 क्वेश्चन भी करंट अफेयर्स है, 29 क्वेश्चन भी करंट अफेयर्स है। 30 क्वेश्चन देख सकते हैं हम, ये अच्छा क्वेश्चन है कि 24 जनवरी को राष्ट्रीय बालिका दिवस मनाया जाता है हर साल। तो इसके मनाए जाने की घोषणा कब हुई, 2007 में, 8 में, 10 में या 12 में। तो इसमें गलत दे रखा है। 2009 से क्या हुआ, राष्ट्रीय बालिका दिवस मनाना आरंभ हुआ 24 जनवरी को। अगला क्वेश्चन ये भी करंट से है। अगला क्वेश्चन भी करंट से है, 32 भी, 33 भी करंट से क्वेश्चन है, ये पिछली बार का क्वेश्चन है करंट के। 34 भी करंट का है पिछली बार का। 35, जो मुखौटा नृत्य शैली का संबंध किससे किससे है, मणिपुरी, कथकली, कथक या भरतनाट्यम। तो 35 का क्या होगा, एक है मणिपुरी, फिर है कथक, फिर है आपका भरतनाट्यम। तो कथकली होगा, और कथकली कहाँ का है, केरल का है। इसमें क्या लगाया जाता है, मुखौटा लगाया जाता है पूरा। अगला क्वेश्चन है आपका 36, और 36 क्वेश्चन आपका ये है, कौन सा समूह सत्य नहीं है, शिव कुमार संतूर वादन है, हरिप्रसाद चौरसिया बांसुरी वादन है, बिस्मिल्लाह खां तबला वादन, या बिरजू महाराज कथक। तो इसका सही आंसर है बी, बिस्मिल्लाह। सी, बिस्मिल्लाह खान। बिस्मिल्लाह खान तो क्या है, एक शहनाई वादक है। अगला क्वेश्चन है, कांगड़ा चित्रकला निम्नलिखित में से किस प्रकार के चित्रों की प्रधानता रहती है। ए, पौराणिक कथाओं एवं रीतिकालीन नायक नायिकों की,
बी युद्ध दृश्यों की, या सी पशु पक्षियों की, या डी दैनिक क्रियाकलापों की। तो इसका सही आंसर क्या होगा? ए होगा। कि जो ये कांगड़ा चित्रकला है इसमें क्या है कि जो पौराणिक कथाएं होती थी, तो पौराणिक कथाएं क्या होती, जैसे कि कोई राजा रानी बैठे हुए हैं, एक राजा क्या है जो हिरन है उसको क्या है तीर से मार रहा है। तो इसमें क्या है जो रीतिकालीन नायक नायिकाएं हैं, पौराणिक कथाओं में रीतिकालीन जो नायक और जो नायिकाएं हैं उनका वर्णन किया गया। तो सही आंसर क्या होगा? ए होगा 37 का। अगला क्वेश्चन, ए एक तरफ सूची ए दे रखी है, सूची बी दे रखी है, इनको मिलाना है। वृंदावन पैगोडा, वृंदावन गार्डन्स, बी आपका ब्लैक पैगोडा, सालारगंज सालारजंग संग्रहालय, या डी है आपका अरविंद आश्रम। तो देखिए जो वृंदावन गार्डन्स जो है वो मैसूर में ही है, ए इसका सही है। जो सालारजंग संग्रहालय है वो है आपका सी का भी 3 ही है। और जो आपका अरविंद आश्रम है वो है आपका पांडिचेरी में। तो देखिए डी का सेकंड यहाँ भी दे रखा है और यहाँ भी दे रखा है, ठीक है। सी का 3 यहाँ पे दे रखा है, तो इसका सही आंसर क्या होगा? बी। तो ए का ए यानी कि मैसूर, ब्लैक ब्लैक पैगोडा आपके कोणार्क में, और सी सालारजंग संग्रहालय जो है ये आपके हैदराबाद में, और जो अरविंद आश्रम है ये आपके पांडिचेरी में। इसका सही आंसर होगा बी। 39 है आपका, कौन सा रूपांतरित चट्टान नहीं है? संगमरमर, क्वार्ट्ज, स्लेट, या ग्रेनाइट। तो देखिए जो चट्टानें होती हैं वो होती हैं 3 प्रकार की। एक होती है आपकी आग्नेय चट्टानें, एक होती है आपकी अवसादी चट्टानें, और तीसरी होती है आपकी रूपांतरित चट्टानें। तो रूपांतरित चट्टानें तीसरी होती है आपकी रूपांतरित चट्टानें। तो रूपांतरित चट्टानें मतलब कि पहले वो चट्टान कुछ और रहेगी फिर उसका रूपांतरण किसी और चट्टान में हो गया होगा। तो पहले वो क्या पता वो चट्टानें आग्नेय रहेंगी फिर किसी और में चेंज होगी होंगी, या पहले अवसादी रहेगी फिर किसी और चीज़ में चेंज होगी होंगी। तो ऐसे चट्टानें कौन सी हैं जो इनमें से रूपांतरित नहीं है? तो इसका सही आंसर है डी ग्रेनाइट। ग्रेनाइट क्या है? एक आग्नेय चट्टानें हैं, ना कि रूपांतरित चट्टान है। अगला क्वेश्चन है 40, डोल ड्रम क्या है? उष्ण कटिबंधीय वन विक्षेपण पट्टी है, या उष्ण कटिबंधीय पवन पट्टी है, या उपोष्ण कटिबंधीय पवन पेटी है, या उष्ण कटिबंधीय न पवन पट्टी है। तो इसका सही आंसर है बी। जो डोल ड्रम है वो क्या है? उष्ण कटिबंधीय पवन पेटी है। डोल ड्रम क्या होता है कि जो भूमध्य रेखा है उसके 10 डिग्री नॉर्थ और 10 डिग्री साउथ में, तो जो ये क्षेत्र बनता है 10 डिग्री नॉर्थ और 10 डिग्री साउथ, जो ये पूरा क्षेत्र बनता है इसे कहते हैं हम डोल ड्रम क्षेत्र। अगला क्वेश्चन है आपका, उत्तरी गोलार्ध में रहने वालों के लिए 21 जून वर्ष का सबसे लंबा दिन होता है। तो दक्षिण गोलार्ध में रहने वालों के लिए वर्ष का सबसे छोटा दिन कौन सा होगा? तो देखिए अगर सबसे बड़ा दिन उत्तरी गोलार्ध में 21 जून होता है तो दक्षिण गोलार्ध में वही क्या होता है? सबसे छोटा दिन होता है। तो इसका सही आंसर क्या होगा? डी। तो 41 का सही आंसर क्या है? 21 जून ही क्या होता है? दक्षिण गोलार्ध वालों के लिए छोटा दिन होता है। अगला क्वेश्चन देखेंगे 42, जो संघीय बजट है उसमें राजकोषीय घाटा क्या होता है? चालू व्यय और चालू राजस्व का योग, या मुद्रीकृत घाटे और बजट घाटे का योग, या बजट घाटा और आंतरिक तथा बाह्य ऋणादान में निविल वृद्धि का योग, या भारतीय रिजर्व बैंक से संघ सरकार द्वारा किए गए ऋणादान में हुई निविल वृद्धि। तो देखिए घाटा हमेशा क्या होगा कि आपकी इनकम क्या होगी? कम होगी, लेकिन खर्चा आपने क्या कर दिया? ज़्यादा कर दिया। इसका सही आंसर क्या होगा? बी, यानी जो मुद्रीकृत घाटा और बजट घाटे का योग। अगला क्वेश्चन है आपका, भारत का जो आर्थिक सर्वेक्षण है प्रत्येक वर्ष सरकारी तौर पर प्रकाशित किया जाता है किसके द्वारा? भारतीय रिजर्व बैंक द्वारा, भारत सरकार के वित्त मंत्रालय द्वारा, या नीति आयोग के द्वारा, या डी भारत सरकार के वाणिज्य मंत्रालय द्वारा। तो जो आर्थिक सर्वे है, इकोनॉमिक सर्वे, वो हर साल कौन प्रकाशित करता है? तो वो करता है वित्त मंत्रालय के जारी करता है, ठीक है। अगला क्वेश्चन है इको मार्क क्या है? प्रदूषण मुक्त औद्योगिक इकाइयों को नामपत्रित करने की योजना, बी है पर्यावरण अनुकूली उपभोक्ता उत्पादन को नामपत्रित करने की योजना, ये सी है लाभकारी उत्पादन तकनीकी, या डी है पारिस्थितिकी अनुकूली भवनों को मान्यता देने वाला अंतर्राष्ट्रीय प्रमाणन। तो इको फ्रेंडली बोलते हैं ना, इको फ्रेंडली क्या होता है कि पर्यावरण अनुकूली जो उपभोक्ता उत्पादन कर रहे हैं तो उनको नामपत्रित करने की योजना है। आपने देखा होगा कि कई प्रोडक्ट में क्या होता है? इको फ्रेंडली लिखा होता है कि ये चीज़ें क्या है? इको फ्रेंडली हैं।
जैसे प्लास्टिक इको फ्रेंडली नहीं है। वर्ल्ड डेवलपमेंट रिपोर्ट कौन जारी करता है हर साल? विश्व व्यापार संगठन, अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष, या सी है अंतर्राष्ट्रीय पुनर्निर्माण एवं विश्व बैंक, या डी है संयुक्त राष्ट्र विकास कार्यक्रम? तो इसका सही आंसर है अंतर्राष्ट्रीय पुनर्निर्माण एवं विकास बैंक। इसकी फुल फॉर्म होती है IBRD, इंटरनेशनल बैंक फॉर रिकंस्ट्रक्शन एंड डेवलपमेंट। अगला क्वेश्चन है आपका केंद्रीय बजट। तो देखिए करंट अफेयर्स का क्वेश्चन है, केंद्रीय बजट 2017 में शिक्षा की गुणवत्ता शोध एवं किसके लिए किया गया? अगला क्वेश्चन आपका कौन सा वित्त मंत्री है जिसने सर्वाधिक 10 बार बजट पेश किया? पी चिदम्बर, मोरारजी देसाई, यशवंत सिन्हा, या पी बी चौहान? देखिए भारत के मोरारजी देसाई ऐसे वित्त मंत्री थे जिन्होंने सर्वाधिक 10 बार क्या किया था, संसद में बजट प्रस्तुत किया था। और उसके बाद थे पी चिदम्बर जिन्होंने 7 बार किया था। अगला क्वेश्चन है भारत इंटरफेस फॉर मनी का संबंध किससे है? गरीबों के उत्थान से, पर्यावरण सुधार से, डिजिटल भुगतान को बढ़ावा देने से, या चुनाव सुधार से? तो भीम ऐप है, एक ऐप है जिसके द्वारा आप क्या कर सकते हैं, एक दूसरे को क्या है पैसे ट्रांसफर कर सकते हैं। तो इसका सही आंसर क्या होगा? डिजिटली भुगतान को बढ़ावा देने के लिए। अगला प्रत्यक्ष कर में सम्मिलित नहीं है। प्रत्यक्ष कर वो कर होता है कि जिसे हम सीधा क्या देते हैं, गवर्नमेंट को देते हैं। तो ये है कैपिटल गेन टैक्स, इनकम टैक्स, कॉर्पोरेट टैक्स, या सर्विस टैक्स? तो सही आंसर क्या है? सर्विस टैक्स। सर्विस टैक्स का मतलब ये है कि ये अप्रत्यक्ष कर रहा है। जैसे कि आपने एक बिस्किट खरीदा, एक बिस्किट है आपका 10 रुपये का, तो आपने ये पैसे जो टैक्स के पैसे सीधे सरकार को दे नहीं दिए, आपने क्या दिए कि इसमें टैक्स 10 रुपये में जो बिस्किट का पैकेट है इसमें मान लो कि 1 रुपये टैक्स है। तो आपने ये जो 10 रुपये दिए ये दिया आपने दुकानदार को, फिर दुकानदार किसे पे करता है इस टैक्स को? सरकार को पे करता है। अगला क्वेश्चन है रेल बजट को कब पहली बार आम बजट के साथ प्रस्तुत किया गया? तो जो रेल बजट है उसको आम बजट के साथ पहली बार 1 फरवरी 2017 को क्या किया गया था? पेश किया गया था। तो आज के लिए इतना ही है। ये 50 क्वेश्चन हो गए आप, इनमें आप देख सकते हैं किस प्रकार के क्वेश्चन पिछली बार डीएलएड में आए थे। तो चलिए आज के लिए इतना ही है, धन्यवाद।